नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे, कल हमारा जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो भी सब्जेक्ट था उसका फर्स्ट यूनिट हमने डिस्कस किया था। उसका फर्स्ट पार्ट में हमने यही पढ़ा था कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ क्या है, उसके जो भी कंपोनेंट क्या है, करेक्टर क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, ओवरऑल हमने डिस्कस किया था। तो आज के जो और उसके अलावा हिस्ट्री भी हमने क्या की थी, डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड मेंटल इलनेस के कल्चर किस तरीके से मेंटल इलनेस को लेती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कल्चर की, तो कल्चर में क्या होता है, इन एडिशन टू द स्टिग्मा दैट कैन बी डिफरेंट फॉर द वन कल्चर इन अदर कल्चर। जो स्टिग्मा होता है, जो मेंटल इल पेशेंट्स होते हैं, उन पे एक टैग लगाना, उन पे एक बात बनाना, उसको हम कहते हैं कि कल्चर स्टिग्मा। जो अगर उससे क्या करते हैं कि जो मेंटल इल पेशेंट्स होते हैं, स्टिग्मा की वजह से वो नहीं जाते हैं एक ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि हमारे कल्चर्स में या फिर हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में डिफरेंस है कि वो क्या करते हैं, मेंटल हेल्दी मतलब मेंटल अगर इलनेस किसी पर्सन को है, किसी पेशेंट्स को है, तो उसको उस पे एक टैग लगाते हैं पागल का, और उसके अलावा उसकी सोसाइटी में इमेज खराब करते हैं, और उसके अलावा हाँ, उसकी जॉब चली जाती है, और जो जहाँ वो काम कर रहा है वो भी क्या है कि उसका सेफ नहीं होता है। तो ओवरऑल इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि जो भी कल्चर की वजह से जो भी मेंटली इल पेशेंट होता है वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता है, क्योंकि उससे यही डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी क्या सोचेगी, और उसके डर से क्या करते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। और उसके अलावा मेंटली डिसऑर्डर्स दे आर ओनली स्पेसिफिक टू द कल्चर। एक स्टिग्मा सिर्फ हमें अगर देखते हैं तो हर कल्चर में होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अगर कल्चर है ना, तो मेंटली कोई डिसऑर्डर है ना, वो एक स्पेसिफिक कल्चर का नहीं है, और हर कल्चर में होता है। और कल्चर बाउंडेड इन डिसऑर्डर टू द सी विद इन स्पेसिफिक कल्चर। वो एक कल्चर के हिसाब से, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं ना, कोई मेंटल इलनेस हो गई है, तो वो क्या करवाते हैं, कल्चर के हिसाब से वो ट्रीट करते हैं, लाइक मंदिर जाना या फिर मस्जिद जाना, उस हिसाब से वो ट्रीट कर देते हैं कि ये एक मेंटल इलनेस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअली या फिर वो उन चीज़ों में चले जाते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। उनकी वजह से भी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी डिजीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना, और जिसमें क्या है कि सिम्टम्स काज द डिसऑर्डर इज मोस्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ। कुछ ऐसे बिलीव होते हैं स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस लोग, अगर किसी को है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, फिर भी वो क्या करते हैं, एक तो स्टिग्मा आ जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, और उसके बाद अगर वो ट्रीटमेंट करवाते ही नहीं है। उसके अलावा रिलीजियस बिलीव, उन सब जो रिलीजियस होते हैं उनके अपने स्पिरिचुअल बिलीव होते हैं, तो वो उन पे काम कर देते हैं, पर वो अपनी मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल वर्कर होता है उसको नहीं दिखाते, क्योंकि यही होता है कि है ना, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। और उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफन टेक फॉर द रिलीजियस बाय द रिलीजियस स्पिरिचुअल। जो रिलीजियस ओवरऑल हम कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमने खुद कैरी की है अपने रिलीजियस बिलीव से। कुछ चीज़ें ऐसी होती है नॉलेज ना होने की वजह से, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है या फिर उसको मेंटल इलनेस है, तो फिर हम हमारे जो रिलीजियस है वो क्या टैग लगाते हैं कि इसको कोई स्पिरिचुअल या फिर बिलीव के हिसाब से उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं कल्चर परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है, परसेप्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ कैन वेरी द ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी, कम्युनिटी, इंडिविजुअल बिलीव्स। जो भी कल्चर के हिसाब से परसीव वो क्या करते हैं कि अगर मेंटल इलनेस हो गई ना, तो उस हिसाब से
कि किस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से वो उस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। या तो वो कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअली वो एक बिलीव के अपने बिलीव जो होता है उस हिसाब से मेंटल इलनेस को वो डील कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो एक हम मेडिकली वो डील करते हैं ना किसी चीज़ को परसीव करना, परसेप्शन उनकी मेडिकली साइड पे होती है, तो वो पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर किसी को कुछ ऐसे मेंटली डिसऑर्डर हो गया, तो उसकी फैमिली परसीव तो कर रही है, परसेप्शन तो कर रही है, पर वो कल्चर के हिसाब से करेगी और उस हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के जो भी चीज़ें होती है वो करवाती है, ताकि ये रिकवर हो जाएगा। पर जो मेंटली इल पेशेंट्स होता है वो कल्चर के किसी भी परसेप्शन से वो ठीक नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें एक होती है कि कल्चर के हिसाब से इन द सम कल्चर्स मेंटल हेल्थ इशू में बी आर स्टिग्माइज्ड बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं समझ पाते हैं मेंटल हेल्थ इलनेस के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कल्चर की तरफ चले जाते हैं, अपने बिलीव की तरफ चले जाते हैं। और ये ही सबसे बड़ी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी डिजीज़ को ठीक ना करने की, क्योंकि हमें ठीक तो करना है, पर वो गलत तरीके से अगर हम चीज़ों को ये ठीक करते हैं तो वो ठीक नहीं होती है, ज़्यादा खराब होती है। उसके अलावा some common culture perception to the mental health stigma is the major issue for many culture of the mental health। बहुत ज़्यादा स्टिग्मा की वजह से क्या होता है कि पेशेंट्स खुद उसको चीज़ को नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी जॉब चली जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएगी मेरी लाइफ में अगर मैं किसी मेंटल जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उसको अगर दिखाता हूँ, साइकेट्रिक को दिखाता हूँ, तो ये सारी कंडीशन मुझे मेरे साथ हो सकती है, ये सिचुएशंस आ सकती है, हर्डल्स आ सकते हैं, उनको फेस करने के लिए वो क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसका स्टिग्मा होता है कि वो अगर कोई भी मेंटली इल पेशेंट है उस पर टैग लगा देती है। उसके अलावा some society mental illness is a see the weakness और पर्सनल feelings। और कुछ सोसाइटी में मेंटल इलनेस को क्या कहते हैं कि वीकनेस, एक पर्सन की वीकनेस है या फिर वो पर्सनली फेल है। इंडिविजुअल्स रिसिप्लेंट्स एंड सिक एंड जजमेंट्स, और उस तरीके से उसको जजमेंट करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि अगर कोई भी मेंटली पर्सन आ गया उस पे हंसना, उसका मजाक उड़ाना, उसको और डिप्रेस्ड में लाना, ये क्या है, ये सोसाइटी का काम होता है बहुत ज़्यादा। हमारी जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना उसका ये काम होता है कि अनएजुकेटेड लोग होते हैं तो वो उस हिसाब से उसको कंट्रोल करते हैं और गलत तरीके से वहाँ जो भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो नहीं करवाते हैं। उसके अलावा उनके कल्चर बिलीफ्स अलग ही होते हैं, उस हिसाब से उसको ट्रीट करवाते हैं। तो उस लिए क्या है कि जो भी मेंटल इल पेशेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब होती जाती है, सिर्फ हमारे कल्चर के बिहाफ पे। और उसके अलावा उसको स्टिग्मा जो होता है, लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या टैग लगाएंगे, उस तरीके से ये सारी कंडीशंस होती है। और उसके अलावा बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो हार्मफुल इफेक्ट क्या करता है स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या करता है, द मोर देन हाफ ऑफ द पीपल्स विथ मेंटल इलनेस डज नॉट रिसीव हेल्प फॉर द डिसऑर्डर। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिग्मा होने की वजह से या फिर हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो पीपल है, लोग हैं, मोर देन हाफ मतलब कि जितने भी मेंटल इलनेस में जो पेशेंट है उनका 70% जो लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स या फिर अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते ही नहीं है, क्योंकि उन पे एक टैग ना लगे, स्टिग्मा ना लगे, लोग उसके बारे में गलत ना सोचे। इस वजह से वो जो 70% लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर उसके बिहाफ पे देखें तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। अगर अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो एक मेंटल इलनेस पेशेंट को किस तरीके से डील कर रहे होते हैं, इसलिए क्या है कि वो पेशेंट जो होता है वो अपनी फीलिंग्स,
अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर पाता है। और उसके अलावा वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं स्टार्ट करवाता है, ट्रीटमेंट को डिले करता है। उसकी वजह से वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी इन फेयर लॉस बाय द जॉब एंड लाइवलीहुड, जो भी उनकी ज़िंदगी है उसमें ये सारी कंडीशंस आ जाती है, जिस तरह से जॉब चली जाती है या फिर कुछ सोसाइटी के लिए इमेज ख़राब हो जाती है उस पेशेंट की जो मेंटली इल हो। और इस वजह से क्या करता है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाता है, फिर वो ट्रीट करवाता है। उससे पहले क्या है कि वो अगर फर्स्ट स्टेज में ही वो अपने आप को ट्रीट करवाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट आसान हो जाती है। पर वो क्या है कि यही स्टिग्मा होने की वजह से 70% लोग इस चीज़ को एक दबा देते हैं और लोगों को नहीं बताते, अपने घर वालों को नहीं बताते और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस कंडीशन को फेस करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, स्टिग्मा का हार्मफुल इफेक्ट होता है एक इंडिविजुअल जो भी मेंटल इल पर्सन है उस पे। और उसके अलावा जो मेंटल इल पेशेंट होता है उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टिग्मा होता है, उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट पीपल विद मेंटल इलनेस स्टिल वेरी मच प्रॉब्लम, सो मच प्रॉब्लम उसको फेस करनी होती है उसके एनवायरनमेंट से। और उसके अलावा वो खुद से भी एक लड़ना होता है और अपनी जो सोसाइटी कम्युनिटी है उसको भी फेस कर रहा होता है इस कंडीशन में। और उसके अलावा उसका जो है ना कंडीशन है ना, अगर सोसाइटी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो रही होती है तो उसको उस तरीके से वो फेस करता है। तो ये टाइम पीरियड बहुत ही एक हम कहते हैं हार्ड टाइम होता है एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के लिए, कि वो किस तरीके से मैनेज करा है अपनी फैमिली और अपने सोसाइटी और उसके अलावा अपनी खुद की पर्सनालिटी को। और उसके अलावा रिसेंटली जो अगर हमने बात करते हैं जो एक्सटेंसिव रिव्यू है रिसर्च फाउंड का, वो है कि सेल्फ स्टिग्मा, हम खुद से अगर स्टिग्मा करते हैं, हम खुद के डर से कुछ चीज़ें नेगेटिव वो हम खुद डरते हैं इस चीज़ों से, तो वो क्या है नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है और रिकवरी में बहुत इफ़ेक्ट करती है। नेगेटिव इफ़ेक्ट फॉर रिकवरी अमंग द डायग्नोज सीवियर, मतलब जो सीवियर इलनेस हो जाए मेंटली उसमें वो इंक्लूड होता है, क्योंकि वो खुद को एक खुद को भी एक टैग लगा देता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, ये हूँ, वो हूँ। वो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या करते हैं ओवरऑल मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा खराब करते हैं। और उसके अलावा अगर बात करते हैं रिड्यूस होप्स, उसकी जो होप्स होती है, उम्मीदें होती हैं, वो भी कम हो जाती है। जो मेंटल इल पेशेंट होता है वो लोगों से होप भी नहीं रखता, खुद से भी कोई होप नहीं रखता। और उसके अलावा लोअर सेल्फ स्टीम और खुद की जो अहमियत है, ताकत है, उसको भी वो भूल जाता है। और उसके अलावा इंक्रीज द साइकेट्रिक सिम्टम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा साइकेट्रिक जो सिम्टम्स है वो नज़र आते हैं, क्योंकि एक तो वो स्टिग्मा में चला गया है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी डिले हो गई है। और उसके अलावा वो एक नेगेटिव स्टिग्मा, सेल्फ स्टिग्मा कर रहा है, वो उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है मेंटल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चली जा रही है। और उसकी वजह से ज़्यादा जो साइकेट्रिक सिम्टम है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा डिफ़िकल्टी विथ सोशल रिलेशनशिप, वो डिफ़िकल्टी होती है लोगों से बातचीत करना, उनसे अच्छा रिलेशन बनाना, क्योंकि वो एक ऐसे पाथ पे चला जाता है जिससे वो ना खुद को समझ पाता है ना लोगों को। और उसके अलावा मोर डिफ़िकल्ट एट वर्क, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वर्क प्लेस पे अगर कोई किसी को पता चल जाए कि ये मेंटली इल पेशेंट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं फन करते हैं, उनका मजाक देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और अगर कोई नहीं उड़ा रहा है तो उन पे एक टैग लग जाता है, स्टिग्मा लग जाता है कि ये एक मेंटली इल पेशेंट है। और उसके अलावा अगर रिलीजियस बिलीव की बात करते हैं, रिलीजियस बिलीव में यही होता है कि जो भी रिलीजियस है उसका ये रोल होता है कि वो हमें क्या करता है, परसीव हमारी जो है मेंटल हेल्थ को किस तरीके से परसीव कराए। अगर हमें किसी को पता चल गया कि इसको मेंटल इलनेस है, वो उसके जो सिम्टम्स देखता है,
एक हम बात करते हैं रिलीजियस बिलीव, यही होता है कि अगर मेंटली इल पेशेंट के सिम्टम देखता है तो वो रिलीजियस तरीके से वो है ना उसको ट्रीट करना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक हम कहते हैं ना कि है ना उस चीज़ को सही से समझ ना पाना, तो उस तरीके से अगर वो डील करता है तो ये एक इफ़ेक्ट पड़ता है मेंटली इल पेशेंट पे, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती है। Some religious or community may review mental illness or spiritual weakness and punishment। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, इल हो गए हैं, तो वो क्या समझते हैं कि ये हमें स्पिरिचुअल वीकनेस है हमारी, जिसकी वजह से हमने कुछ गलत किया है, तो हमारे से गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये सारी लोग का एक माइंड सेट होता है स्पिरिचुअली, ठीक है। एंड द टर्म ऑफ द फेथ बेस्ड रेमेडीज, जो फेथ बेस्ड रेमेडीज होती है, उनके बिलीव, उनके फेथ जो भी होते हैं, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम रेमेडीज अप्लाई करते हैं ताकि हम ठीक हो जाएंगे। होते मेंटली इल पेशेंट है, वो समझते हैं कि हमें कोई स्पिरिचुअली पनिशमेंट मिली है, उसकी वजह से हमारी ये कंडीशन हुई है, तो वो क्या करते हैं फेथ बेस पे वो एक रेमेडीज करवाते हैं ताकि वो ठीक हो सके। उसकी वजह से वो ज़्यादा ठीक नहीं होते हैं और उनकी जो टाइम पीरियड होता है मेंटल इलनेस का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, वो क्रोनिक कंडीशन हो जाती है और वो किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प भी नहीं लेते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैप पे चलते जाते हैं, इस वे पे चलते जाते हैं और लास्ट में होता यही है कि वो सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। अगर कोई मेंटली इल पेशेंट है तो उसके लिए क्या है कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी की फैमिली एजुकेटेड है, सपोर्टेड है, वो क्या करेगी, फैमिली सपोर्ट इज़ अ हाईली वैल्यू में कल्चर एंड मेंटल health issues they can be seen as a family certain rather than individual problems। वो फैमिली पूरी एक किसी भी एक पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी फैमिली क्या करे, उसको डील करे, तो वो एक मेंटली हम कह सकते हैं कि वो इफ़ेक्ट करता है कि फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। और उसके अलावा हाउएवर इन द सम केसेस द फैमिली मेम्बर में भी जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो हेल्प करते हैं लव एंड ड्यू फेयर एंड स्टिग्मा। वो भी क्या है कि शेम या फिर इन चीज़ों की वजह से क्या करते हैं कि जो कि ना इस फैमिली का ये मेंबर ऐसा है और टैग लगाना, इन चीज़ों की वजह से फैमिली भी सपोर्ट प्रॉपर नहीं कर पाती है कभी कभी मेंटली इल पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी वो मेंटली इल पर्सन पहले से डिस्टर्ब होता है और फैमिली भी सपोर्ट ना करती है तो फिर वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल यही था कि कल्चर और किस तरीके से स्टिग्मा होता है और हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है स्टिग्मा का या फिर डिस्क्रिमिनेशन का एक मेंटली इल पेशेंट पे। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं कि वो एक खुद इंडिविजुअल बन जाता है, उसकी कंडीशन किसी को दिखाई भी नहीं देती है और वो इनर, अगर हम कहते हैं ना माइंड की डिजीज है, तो वो इनसाइड उसकी फीलिंग थॉट की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन उसकी बन जाती है ओवरऑल हम देखते हैं तो। और उसके अलावा जो फैमिलीज है वो क्या करती है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर रीऑर्गेनाइज्ड एंड अंडरस्टैंड कल्चर परसेप्शन एंड मेंटल इलनेस एज दे इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स वेलिंगनेस और सीक हेल्प एंड द टाइप्स ऑफ द केयर एंड रिसीव। और कुछ टाइप्स की केयर देते हैं ताकि उनका एक रिलीजियस परसेप्शन अलग होता है, कल्चर परसेप्शन अलग होता है, उस हिसाब से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उस हिसाब से वो है मेंटल हेल्थ को और मेंटल इलनेस को उस तरीके से उन एक इंडिविजुअल पे इम्पेक्ट करती है। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल शुड बी strive and provide culture sensitive and care and work to reduce stigma। और जो मेंटल हेल्थ के जो भी प्रोफेशनल है उन्हें क्या होना चाहिए कि वो कल्चर में ये सारी चीज़ें
कल्चर को भी रखें और उसके अलावा लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस दें और सेंसिटिव केयर दें ताकि रिड्यूस हो सके स्टिग्मा और इंक्रीज हो अवेयरनेस ऑल द कम्युनिटी, और सब कम्युनिटी में एक मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो सके और उसके अलावा जो स्टिग्मा है उसको रिड्यूस किया जाए। ओवरऑल ये सारी चीज़ें इसमें होती है कि किस तरीके से है ना एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किस तरीके से काउंसल करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, सेमिनार्स रखने चाहिए ताकि वो स्टिग्मा को रिड्यूस कर सके और अवेयरनेस बढ़ा सके कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ की, कि मेंटल हेल्थ क्या है और इलनेस क्या है। और उसके अलावा बात करते हैं लॉ रिलेटेड टू द मेंटली डिसऑर्डर, जो पर्सन्स होते हैं उनके हिसाब से क्या क्या उनके लिए लॉ है, एंड द मेंटली हेल्थी ओरिएंटेशंस, मेंटल हेल्थ ओरिएंटेशंस क्या है इन द लॉ, दे डील विथ द previous at the better facilities for treatment and management properties for the affair of the अफेयरिंग्स ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर, जिस भी पीपल को मेंटली डिसऑर्डर है वो किस तरीके से अपने ट्रीटमेंट करवाता है, उसके लिए कौन कौन से फैसिलिटीज़ है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। द पर्सन टू इनकरेज इन द कम्युनिटी केयर सच एज अ पर्सन फॉर द लॉ, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग में कि कौन कौन सी सारी चीज़ें हम क्या करेंगे। लॉ हैज़ 11 चैप्टर जो इसका है उस पे हम पढ़ेंगे कि कौन से लॉ है जिनमें हमें बताया गया है कि एक मेंटली इल पेशेंट को किस तरीके से ट्रीटमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटेशंस उसको दी जाए ताकि वो रिकवरी में चला जाए। ये सारी होती है लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ओरिएंटेशंस जो मेंटली इल पेशेंट है उनके लिए। उसके बाद है कि ह्यूमन राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले राइट्स टू वेयर देयर ओन क्लॉथ, और वो क्या करे कि वो खुद से अगर कपड़े पहनना चाहता है तो उनका एक राइट होता है कि वो खुद से अपने कपड़े पहन सकते हैं और वो जैसे भी पहने। अगर मेंटली कोई इल पेशेंट होता है तो वो सही तरीके से अपने क्लॉथ पहन नहीं पाता है, तो वो जिस तरीके से वो खुद पहनना चाहता है हम उसको रोकेंगे नहीं, उसका एक राइट है वो खुद से कपड़े पहन सकता है। और उसके अलावा राइट टू हैव अ इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग स्पेस फॉर देयर प्राइवेसी यूज़, और उसके अलावा उसको अगर किसी को अपनी प्राइवेसी के लिए कुछ स्पेस चाहिए तो हमें उसका एक राइट होता है, हम उसको एक राइट देंगे, अब उसको प्राइवेसी देंगे, ठीक है। और उसके अलावा राइट टू कीप यूज़ ऑन पर्सनल थिंग्स, और उसके अलावा उनको एक राइट होता है कि वो अपनी जो भी पर्सनल थिंग्स हैं चीज़ें हैं उनको वो यूज़ कर सके, उनको संभाल सके, वो उनका एक राइट होता है, ठीक है। उनकी जो भी पर्सनल चीज़ें होती है, जब वो मेंटली डिसऑर्डर में आए थे, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उनकी जो भी चीज़ें थी वो यूज़ कर सकते हैं, उनको एक राइट होता है। उसके अलावा राइट टू स्पेंड सम देयर मनी एंड ऑन एक्सपेंसिव, जो भी अपने खर्चे के लिए उनके पास कोई भी पैसे हैं वो अपन खर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए वो पैसे क्या है कि वो खर्च कर सकते हैं, अपनी जो भी एक्सपेंसेस को खुद पे खर्च कर सकते हैं, उनको एक राइट है। और उसके अलावा राइट टू हैव अ रीजनेबल एक्सेस फॉर ऑल कम्युनिटीज एंड कुछ ऐसे जो राइट्स है जो रिसिम्बल्स एक्सेस टू द ऑल कम्युनिटी में होते हैं कि वो किस तरीके से उनके जो कम्युनिटी के बेस पे उनके राइट्स होते हैं। और उसके अलावा मीडिया फ़ोन लेटर्स के वो अपनी फैमिली को अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिसमें क्या है कि रिसीवर एक्सेस टू ऑल कम्युनिकेशंस मीडिया फ़ोन एंड लेटर्स के किसी भी चीज़ से वो अगर अपनी फैमिली को अपनी कम्युनिटी अपने फ्रेंड्स को अगर वो बातचीत करना चाहता है तो चाहे वो कुछ लिख के देता है लेटर्स वगैरह, तो हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारे नर्सिस का फ़र्ज़ होता है कि उस पेशेंट की कंडीशंस के हिसाब से हम उस चीज़ को लेके उसकी फैमिली तक उसका मैसेज पहुंचाए। और अगर वो कॉल करना चाहता है, वो फ़ोन पे बात करना चाहता है, वो कर सकता है, उसका एक राइट होता है, ठीक है।
और उसके अलावा राइट टू सी विजिटर एवरी डे, और उसके अलावा विजिटर का राइट, उस पेशेंट का राइट होता है कि उसको विजिटर हर दिन देखे, ठीक है। उसके अलावा कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, राइट टू होल्ड सिविल सर्विस, के उसकी जो सर्विस है सिविल सर्विस उसको भी, और जॉब, ये सारी ऑक्यूपेशंस वो भी उसकी सेव होनी चाहिए। और उसके अलावा राइट फॉर रिफ्यूज ECT, जो इलेक्ट्रिक कन्वलेशन से थेरापी है, अगर वो जो करंट दिए जाते हैं अगर वो उससे अवॉइड करवाना चाहता है, उसको नहीं करवाना चाहता है, तो उसका राइट है, हम उसे नहीं करते। उसके अलावा द राइट टू मैनेज डिपोज्ड प्रॉपर्टी ऑफ द, जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसका राइट होता है कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी गलत जगह पे ना जाए। तो ये भी एक नर्स जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको ध्यान रखना होता है। उसके अलावा राइट टू ट्रीटमेंट, और उसका जो ट्रीटमेंट सही हो वो भी एक राइट होता है पेशेंट का। ओवरऑल ये सारे राइट्स होते हैं जो एक मेंटली इल पेशेंट के मोस्टली हम देखते हैं कि ये सारे राइट्स उसके प्रोवाइड उसको हो सके। और उसके अलावा डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ एंड गवर्नमेंट, जो भी एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्लिनिकल क्लाइंट्स इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग में, जो भी क्लाइंट हैं उनकी डिस्चार्ज किस तरीके से किया जाए, उसको एडमिट किस तरीके से किया जाए, वो सारे हम सेटिंग से हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन। एडमिशन क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है, और एडमिशन किसे कहते हैं, टाइप्स कौन कौन से एडमिशन के होते हैं, मेंटल इल पेशेंट को किस तरीके से एडमिट करते हैं, ओवरऑल ये पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं डेफिनेशन क्या है एडमिशन की, तो सबसे पहले एडमिशन इज द डिफाइंड एज द allow the patients to save, allowing to patients save in the hospital observation, investigation, ट्रीटमेंट एंड केयर। सबसे पहले अलो किया जाता है उन पेशेंट को जो हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रीटमेंट केयर के लिए इंटर होते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन डिफाइंड एज अलोइंग टू द पेशेंट, के उस पेशेंट को अलो करते हैं जो अगर किसी भी डिजीज में है, डिसऑर्डर में है, उसको ट्रीटमेंट किया जाए, उसको ऑब्जर्वेशन किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए या फिर उसको केयर दी जाए, उन पेशेंट को अलो करते हैं और उसको कहते हैं हम एडमिशन। उसके बाद डिस्कस करते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं एडमिशन के। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिशन देखते हैं मेंटल जो इल पेशेंट होते हैं उनकी। अगर एडमिशन की बात करते हैं, डील विथ प्रोसीजर फॉर द एडमिशन एंड जो भी डिलीशंस एंड द साइकेट्रिक हॉस्पिटल में किस तरीके से पेशेंट की एडमिशन होती है, ओवरऑल उसको देखते हैं। तो एडमिशन जो टाइप्स ऑफ एडमिशन फर्स्ट में अगर बात करते हैं उसमें आता है एडमिशन अंडर द वॉलेंट्री बेस, सेक्शन 15 एंड 16 के अकॉर्डिंग जो भी वॉलेंट्री बेस पे एडमिशन होती है, कि वॉलेंट्री बेस इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसमें पेशेंट खुद चल के आए और वो अपनी मेंटल इलनेस को उसको नहीं पता हो कि वो मेंटली हेल्दी है या नहीं है, वो सिर्फ आता है, खुद से आता है या फिर उसकी फैमिली लाती है साइकेट्रिक डॉक्टर के पास या फिर नर्सेज के पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री बेस, जो पेशेंट खुद चल के आता है। और उसके अलावा एडमिशन अंडर द अथॉरिटी ऑर्डर, या फिर किसी ने कोई ऐसा जुर्म किया हो, अगर कोई ऐसी किसी को मार दिया हो, किसी का सुसाइड जो मर्डर किया हो, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है किसी पे हैवी हो, या फिर किसी पे एंगर किया हो, ये सारी कंडीशन में क्या होता है कि एक अथॉरिटी होती है, जज हो गए, लेजिस्लेट, तो वो क्या करवाते हैं, उनकी वजह से जो भी एडमिट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो अथॉरिटी क्या करती है, एक साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाती है कि इस जो भी ये एक हम मुजरिम कहते हैं कि इस मुजरिम ने ये गुनाह किया है, इसकी मेंटल इलनेस मतलब मेंटल हेल्थ कैसी है, अगर वो मेंटली इल है तो वो उस पर वो सारी चीज़ें नहीं अथॉरिटी लगती है। तो उस हिसाब से वहाँ से जो पेशेंट आते हैं उनको अगर एडमिट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडमिशन अंडर अथॉरिटी बेस।
और उसके अलावा बात करते हैं एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमटेंशंस। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें सिम्टम्स आते हैं मेंटली इल पेशेंट के, जिसमें सिजोफीनिया हो गया, उसमें पेशेंट को डिफरेंट क्या है सेंस प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिफरेंट एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ ऐसी जो सिम्टम्स सर्कमटेंशन को देख के कोई एडमिट हो रहा है, उसकी फैमिली उसको एडमिट करवा रही है, तो वो भी एक ये थर्ड टाइप है एडमिशन का, जिस पेशेंट को अपनी अवेयरनेस ना हो, वो उसके जो साइकेट्रिक जो सिम्टम हो वो नज़र आए, तो उसको अगर एडमिट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं अंडर स्पेशल सर्कमटेंशन। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ लाज एडमिशन टू द हॉस्पिटल के मेंटल हेल्थ के जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में जो एडमिट होता है उनके एक वॉलेंट्री है, एक इनवॉलेंट्री, या फिर एक होता है कि इमरजेंसी इनवॉलेंट्री हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाए। जिस तरह से वॉलेंट्री में क्या होता है कि पेशेंट्स हैव अ राइट टू डिमांड्स इन द ऑब्टेन्ड लिस्ट में इंस्टेड ऑफ रिक्वायर फॉर द पेशेंट्स सबमिटेड रिटन। जो भी चीज़ें होती है वो क्या है कि उसको रिटन बेस में देनी होती है कि ये अब सेफ है, उसकी सारी चीज़ें नोट करके देती है। और उसके अलावा इनवॉलेंट्री कमिटेड फॉर द मेड विदाउट पेशेंट्स कंसेंट, पेशेंट का कोई कंसेंट नहीं होता है, अगर उसमें पेशेंट खुद नहीं बोलता है, उसके कोई भी जो एडमिट हो रहा है उसकी खुद की कोई भी डिमांड नहीं होती है, खुद की कोई भी कंसेंट नहीं होती है, वो उसकी कोई भी मर्जी नहीं होती है, बिना मर्जी के वो अगर एडमिट हो रहा है तो इनवॉलेंट्री हम कहते हैं। इमरजेंसी इनवॉलेंट्री हॉस्पिटल रिकमेंडेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड 1 to 10 days टू प्रिवेंस डेंजरस बिहेवियर एंड सेल्फ अदर्स। मीन्स के कुछ ऐसा बिहेवियर रेगुलरली 10 दिनों से चल रहा है, तो फिर उसकी फैमिली या फिर इमरजेंसी में कुछ ऐसा बिहेवियर हो गया है उसकी वजह से वो खुद को भी हार्म दे रहा है, दूसरों को भी हार्म दे रहा है, तो वो क्या है कि एक इमरजेंसी कंडीशन में उसको एडमिशन दी जाती है। उसको हम क्या कहते हैं एडमिशन इनवॉलेंट्री। जो पेशेंट की खुद की मर्जी नहीं होती है, इमरजेंसी कंडीशन में उसकी फैमिली या फिर उसके फ्रेंड्स कोई भी उसको ऐसा बिहेव करते देख के वो क्या कहते हैं किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, एडमिट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक इमरजेंसी इनवॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन है। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं एडमिशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस के ना, जो भी पेशेंट है मेंटली इल पेशेंट है, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इंक्वायरी की जाती है कि इंक्वायरी के बेस पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंक्वायरी अगर कहाँ पे वो कौन कौन से क्राइम कर रहा है उसकी इंक्वायरी होती है, उस बेस पे वो मेंटली इल पेशेंट है उस हिसाब से उसको एक एडमिशन दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड एडमिशंस। एडमिशन आफ्टर इंक्वायरी के किसी भी चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करके फिर उसको एडमिशन दी जाती है मेंटल इलनेस हॉस्पिटल में। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट कि किस पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, ओवरऑल इसको हम डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज कहते किसे हैं और किन पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं, ओवरऑल इसको डिस्कस करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फॉर द हॉस्पिटल मीन्स द रिलीविंग्स अ पर्सन्स फॉर द हॉस्पिटल सेटिंग, कि वो उस सेटिंग से रिलीव हो, ठीक है, वहाँ से हट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं एक डिस्चार्ज प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें हमें पता है कि जो भी पेशेंट्स रिकवर होके हॉस्पिटल से जा रहा है तो उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं ओवरऑल। द सेटिंग हुज एडमिटेड एंड द
इन पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, जो भी एडमिट पेशेंट हुआ है वो प्रॉपरली रिकवर हो गया है तो उसको हम एक उस चीज़ से आउट करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। रिविलिंग कहते हैं कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जी पाए, रिविलिंग कर पाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। उसके अलावा डिस्चार्ज प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर द मेंटल हॉस्पिटल अंडर डिफरेंट सरकमटेंशंस। डिस्चार्ज करने के भी डिफरेंट सरकमटेंशंस होते हैं। उस बिहाफ पे किसी भी मेंटल इल पेशेंट को जो रिकवरी के बाद हम डिस्चार्ज करते हैं वो किन सरकमटेंशन के बेस पे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्चार्ज प्रोसीजर में क्या है कि वॉलेंट्री डिस्चार्ज अंडर 80 सेक्शन 80, जो भी सेक्शन 18 है उसके अंडर अगर देखते हैं कि वॉलेंट्री बेस पे किस तरीके से पेशेंट को डिस्चार्ज करना चाहिए। उसके अलावा डिस्चार्ज अंडर द स्पेशल एडमिशंस, जो स्पेशल एडमिशन हुई है उसके तहत किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है। उसके अलावा डिस्चार्ज फॉर द डिस्चार्ज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिशन ड्यू टू एनी ऑर्डर एंड अथॉरिटी एंड 5 टाइप्स। और उसके अलावा अथॉरिटी बेस पे किसी को हम डिस्चार्ज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है कि डिस्चार्ज एक सरकमटेंशन या फिर उसका प्रोसीजर यही होता है कि एक वॉलेंट्री बेस पे हो गई, एक हो गई स्पेशल एडमिशंस, जो अंडर जो स्पेशल सरकमटेंशन में रहते हैं पेशेंट्स, उनकी जो भी रिकवरी के बाद किस तरीके से डिस्चार्ज होती है। और उसके अलावा एक होते हैं ऐसे पेशेंट जो अथॉरिटी बेस पे उनको रखा जाता है, उनको किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है। ओवरऑल ये सारी 3 चीज़ें होती है जिनको हम देखते हैं ओवरऑल मेंटल इलनेस जिन पेशेंट को होती है उनमें। यहाँ पे क्या आ गया है कि इट डील मेनली विथ द प्रोसीजर टू द फॉलोइंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द मेंटल इल पर्सन फॉर द मेंटल हॉस्पिटल, कि किस तरीके से मेंटल इल पेशेंट को रिकवर करके उनको डिस्चार्ज किस तरीके से किया जाता है मेंटल हॉस्पिटल से, तो वो हम डिस्कस करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट्स एडमिट इन ऑन द वॉलेंट्री बेस पे किस तरीके से डिस्चार्ज करते हैं। द हॉस्पिटल ऑफ द रिकमेंडेशंस फॉर द टू मेडिकल, जो भी प्रैक्टिसर्स होते हैं उसके रिकमेंडेशन से हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। कैन इशू डायरेक्टली डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट्स, और उनको उस बेस पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं। सेकंड पे बात करते हैं डिस्चार्ज फॉर द पेशेंट्स इन एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसमें क्या आ जाता है कि हमें दे आर जो रिलेटिव या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स हैं वो क्या करें, अप्लीकेशन दे और मेडिकल ऑफिसर्स को और केयर फॉर द पेशेंट्स, और जो रिलेटिव होते हैं रिक्वायर फॉर द रिनिशियस बाउंड अलोंग विथ द undertakings that mental illness and personal cells to be prevention for causing injury and self and others। और वो क्या है कि ओवरऑल जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उस पेशेंट को एक स्पेशली वो अलग तरीके से उस पेशेंट को डील करवाते हैं। और ये सारी क्या है कि एक प्रैक्टिसर वो भी साथ होना चाहिए, वो एक अथॉरिटी एक सरकमटेंशन के बेस पे जो भी फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है, फैमिलीज है, वो उनको पता हो कि इसके जो भी सिम्टम्स है वो रिजॉल्व हो गए हैं, ये एक रिकवरी की तरफ आ गया है। और उसके अलावा वो फ्रेश बाउंड फॉर द लॉन्ग विथ अंडर टाक इन द मेंटल जो इलनेस है उसके बारे में टाक नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या है कि ओवरऑल अगर हम कहते हैं ना, उनको अगर डिस्चार्ज किया जाए तो वो भी एक पूरा लीगल तरीके से होता है, क्योंकि उसमें भी क्या है कि उसकी जो फैमिली या फिर रिलेटिव या फ्रेंड्स है उनकी भी परमिशन होती है, और उसके अलावा ओवरऑल जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनकी भी परमिशन होती है, उनका भी एक हम कहते हैं कि उनके बेस पे भी छोड़ा जाता है। उनके लिए एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है कि एक पेशेंट है वो रिकवरी में चला गया है, तो अब इसको वो एक अपने लिए या फिर दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं है, वो हार्म काज नहीं करवा सकता, वो प्रिवेंट हो गया है उस डिज़ीज़ से।
फिर उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में है डिस्चार्ज फॉर द पेशेंट एडमिशन एंड रिसिपेशंस ऑफ अंडर जो अप्लीकेटेड होते हैं रिसिपेंट्स होते हैं एनी एप्लीकेशन इज मेड बाय द सर्टिफिकेट या फिर ऑफिसर्स इंचार्ज एंड जो भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल के जो भी इंचार्ज होते हैं या फिर जो भी मेन मजिस्ट्रेट होते हैं उनके इश्यूज़ के बाद उनके जो भी सर्टिफिकेट इशू हो गया है डिस्चार्ज का, उसके बाद वो क्या करते हैं पेशेंट को घर ले जा सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट हो कि ये मेंटली हेल्दी पर्सन है तो उसके बाद वो डिस्चार्ज कर सकते हैं उस पेशेंट को। ठीक है, और उसके बाद डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज ऑफ मेंटली प्रिजनर्स। जो इलनेस प्रिजनर्स होते हैं उनको क्या करते हैं अथॉरिटीज हैव आर रिपोर्टेड एवरी 6 months दे आर द पर्सन्स स्टेट इन माइंड अथॉरिटी विच इज हेड टू द डिटेक्शंस एज द फाइंड द पर्सन आर फिट। जो भी अथॉरिटी बेस पे वो सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि ये मेंटली फिट है या नहीं है, तो उस हिसाब से उसको अगर डिस्चार्ज किया जाता है तो वो आ जाता है कि हम कहते हैं जो मेंटली इल पेशेंट है उनको अथॉरिटी बेस पे किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाए, और उसको कहते हैं मेंटली इल पेरिसनल डिस्चार्ज। जो पेशेंट रिकवर हो गया है अथॉरिटी बेस पे उसको एक कंफर्मेशन दी गई है और इन्फॉर्म किया गया है कि वो डिस्चार्ज हो सकता है। उसके अलावा और अगर किसी को मतलब लीव एंड एब्सेंस क्या है कि सेक्शन 45 के तहत जो भी पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जिसको अपनी फैमिली से मिलना है अपने फ्रेंड से मिलना है तो उसको हम क्या करते हैं उसका एक राइट होता है कि उनको हम नहीं रोक सकते उसकी फैमिली से या फिर उनको उनसे मिलवाने के लिए, तो हम वहाँ से हम लीव देते हैं या फिर उनको एब्सेंस करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ 1 month 2 month रह सके, 10 दिन रह सके, वीक रह सके, और उसको हम कहते हैं लीव ऑन एब्सेंस, जिसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती हैं डिस्चार्ज में, जिसमें आती है कि लीव एंड एब्सेंस मीन्स द मेंटली इल पेशेंट्स आर द डेडिकेटेड हॉस्पिटल दे आर गिव फॉर द टाइम लिमिटेड लीव्स के कुछ टाइम के लिए उसको लिव चाहिए अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स से मिलने के लिए। ओवरऑल ये सारी कंडीशंस में इन तरीके से डिस्चार्ज होता है, इन तरीके से एडमिशन होती है। ओवरऑल हमने ये डिस्कस किया है। आज का लेक्चर इतना ही। इसमें हमने क्या है कि पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने मेंटल हेल्थ क्या है उसके कंपोनेंट, कैरेक्टर और मेंटल इलनेस क्या है उसके कंपोनेंट क्या है, उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और उसके अलावा थ्योरीज कौन कौन सी है, हिस्ट्री क्या है, वो डिस्कस किया था। और आज हमने डिस्कस किया है ओवरऑल हमने कल्चर बेस पे मेंटल इलनेस को किस तरीके से डील किया जाता है, उसके अलावा जो भी डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या है या फिर उसके अलावा हमने एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ओवरऑल इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।